और रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों। जिस चूहे के एपिजेनेटिक डिसऑर्डर को उन्होंने तेजी से बढ़ाया, वो चूहा बहुत तेजी से बूढ़ा होता चला गया। हाउ टू स्लो एजिंग एंड इवन रिवर्स इट। बढ़ती हुई उम्र को धीमा कैसे करें, बुढ़ापे को रिवर्स कैसे करें, क्या ये सब मुमकिन है? दोस्तों, दरअसल सुनने में नामुमकिन से लगने वाले इन प्रश्नों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक होनहार साइंटिस्ट डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर ने अपनी रिसर्च के द्वारा लगभग सही साबित कर दिखाया है। उन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान चूहों पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए, जिनमें उन्होंने न सिर्फ चूहों की बढ़ती हुई उम्र को धीमा किया है, बल्कि उनकी एज को रिवर्स भी कर दिखाया है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि 75 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति को 25 साल का युवा बना देना। सो गाइस, क्या है डेविड सिंक्लेयर की पूरी रिसर्च और उन्होंने कैसे इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है, आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। सो मैं हूँ राम गोपाल गुजराती और आप लोग देख रहे हैं इजी टेक सेंटर। चलिए इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को शुरू करते हैं। बुढ़ापे को रोकने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमें बुढ़ापा आता ही क्यों है। हम बूढ़े होते ही क्यों हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है और हमारे शरीर के ये विभिन्न अंग स्पेशल कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें स्पेशलाइज्ड सेल्स कहते हैं। इन सभी कोशिकाओं में अपना अपना न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र होते हैं, और इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड लिपटी हुई ये धागेनुमा संरचना हमारा डीएनए होता है। इसकी संरचना द्विकुंडलित सीढ़ी नुमा होती है। इसी डीएनए में हमारे शरीर की कोशिकाओं की तमाम जानकारियां मौजूद होती है, जैसे कि उस कोशिका का हमारे शरीर में कार्य क्या होगा, उसका आकार कैसा होगा, उसका रंग कैसा होगा, एंड इवन वो कोशिका कब विभाजन करेगी। ये सभी जानकारियां हमारे इस डीएनए में मौजूद होती है। 1950 से यही माना जाता रहा है कि इसी डीएनए में टूट फूट या फिर म्यूटेशन के कारण हमारी कोशिकाएं एक समय के बाद विभाजित होना बंद कर देती है, यानी कि हमारे शरीर में नई कोशिकाओं का बनना रुक जाता है और हम बुढ़ापे की ओर अग्रसर होने लगते हैं। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि आज के समय में हम एक पुरानी कोशिका को लेकर क्लोनिंग तकनीक द्वारा उससे एक नए जीव को भी विकसित कर सकते हैं। इनफैक्ट एक फेमस एक्ट्रेस बारबरा स्ट्राइजेंड ने अपने कुत्ते को भी क्लोन करवाया था, जिसका जीवन काल लगभग एक सामान्य कुत्ते के बराबर ही था। तो इससे ये साबित हो जाता है कि हमारा डीएनए कोई जानकारी नहीं खोता है। हमारी पुरानी कोशिकाओं के डीएनए में भी वही सेम जानकारी होती है। लेकिन फिर क्यों कोशिकाएं धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं? क्यों हम धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर अग्रसर होने लगते हैं? अब तक की कई रिसर्चेस में कुल 8 से 9 ऐसे कारण सामने आए हैं जिनसे हम बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते हैं, यानी कि जिनकी वजह से हमें बुढ़ापा आता है, जैसे कि टीलोमियर्स का घिसना, स्टेम सेल में कमी, माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन आदि। लेकिन क्या वास्तव में यही बुढ़ापे के मुख्य कारण है, या फिर ये केवल किसी मूल कारण का परिणाम मात्र है? क्योंकि डेविड सिंक्लेयर के अनुसार बुढ़ापे का मूल कारण हमारे डीएनए से लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ना कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, बल्कि एपिजेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, क्या है ये एपिजेनेटिक इन्फॉर्मेशन? दरअसल हमारे डीएनए की ये ड्यूअल स्ट्रैंड ए, टी, सी और जी इन 4 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर बनती है, और इन्हीं के इस रिपीटेडली सीक्वेंस, इस अनुक्रम को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं। हमारे डीएनए की इस लंबी सीढ़ी के ये अलग अलग हिस्से अलग अलग प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यही प्रोटीन्स कोशिका की बनावट तय करते हैं, उसका संचालन करते हैं। इन शॉर्ट, इन्हीं प्रोटीन्स के कारण हमारी त्वचा की कोशिका हमारी हड्डी की कोशिका से भिन्न हो पाती है, और हमारे डीएनए के विभिन्न हिस्से जो विभिन्न प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं, इन हिस्सों को जीन्स कहते हैं। अब इन्हीं जीन्स को कब एक्टिवेट होना है और कब डीएक्टिवेट होना है, इस जानकारी को एपिजेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं, और ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, मेथिल ग्रुप डीएनए के साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड पर अटैच होकर या फिर वहां से हटकर उस जीन को एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट कर देता है। इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन अपने अराउंड लिपटे हुए जीन को टाइट या फिर लूज करके उसे एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकता है। ऐसे ही कई और फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा हमारे जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है। इसे और अच्छे से मैं आपको इस उदाहरण से समझाता हूँ। आपने दीपावली के समय छोटे छोटे बल्बों की ये लड़ियाँ तो देखी ही होंगी, इन्हें हम सीरीज कहते हैं। अब हमारे जीन्स को आप इन छोटे छोटे बल्बों की तरह समझिए। अब जिस तरह ये जीन्स अलग अलग प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार इस सीरीज के अलग अलग बल्ब अलग अलग रंग का निर्माण करते हैं, या हमें अलग अलग कलर में दिखाई देते हैं। अब जिस तरह अलग अलग प्रोटीन्स अपने कार्य के अनुसार अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, ठीक उसी तरह ये बल्ब भी अपने अपने कलर अनुसार बंद या चालू होकर एक अच्छा सा पैटर्न बनाते हैं, जो हमें उस सीरीज को देखकर अच्छा लगता है। अब इसी सीरीज के अलग अलग बल्ब कभी बंद होते हैं, कभी चालू होते हैं, तब जाकर एक अच्छा सा पैटर्न बनता है ना दोस्तों? तो अब बताइए,
इन बल्बों को बंद या चालू कौन करता है? एग्जैक्टली दोस्तों, सीरीज में प्लग से थोड़ी ही दूर पर एक छोटा सा बॉक्स होता है। यही इस सीरीज का कंट्रोल पैनल होता है। इसी में इस छोटी सी बटन को दबाकर हम अलग अलग पैटर्न को चेंज करते हैं। यही छोटा सा बॉक्स कंट्रोल करता है कि सीरीज के किस बल्ब को ऑन होना है या फिर ऑफ, ताकि हमें एक अच्छा सा पैटर्न दिखाई दे। तो इसी बॉक्स को आप हमारा एपिजीनोम समझ सकते हैं और इसी के द्वारा दी गई जानकारी को एपिजेनेटिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जिस तरह ये बॉक्स अलग अलग बल्बों को बंद चालू करता है, ठीक उसी तरह हमारी एपिजेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारे अलग अलग जीन्स को बंद चालू करती है। तो ये तो थी एपिजेनेटिक इन्फॉर्मेशन, लेकिन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ए, टी, सी और जी का सीक्वेंस होती है, जो ये बताती है कि प्रोटीन का निर्माण होना कैसे है। तो दोस्तों, अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि जेनेटिक और एपिजेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या है। तो प्रोफेसर सिंक्लेयर के अनुसार हमारी यही एपिजेनेटिक जानकारी समय के साथ साथ खत्म होती जाती है। तो आइए अब जानते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन कैसे लॉस्ट होती है। सूर्य की तेज रोशनी, रेडिएशन या अन्य वातावरणीय कारणों से हमारे क्रोमोसोम्स टूटते रहते हैं और इसके एवज में हमारा डीएनए अनफोल्ड होता है और डिफेंसिव प्रोटीन का निर्माण करता है, जिससे वो प्रोटीन्स दोबारा से क्रोमोसोम को रीसेट करते हैं। और एपिजीनोम की ये रीसेटिंग 99% एक्यूरेट होती है। डेविड सिंक्लेयर के अनुसार ये बाकी का 1% ही एजिंग प्रोसेस है। हर बार हिस्टोन प्रोटीन्स अपने पहले वाले स्थान पर नहीं लौट पाते हैं। मेथिल ग्रुप अपना स्थान चेंज कर देते हैं और इस प्रकार हमारी एपिजेनेटिक इन्फॉर्मेशन लूज होती जाती है। कोशिकाएं अपना कार्य भूलने लगती हैं। हो सकता है हमारी नर्व सेल हमारी स्किन सेल के प्रोटीन्स बनाने लग जाए। उनकी एजिंग की इस एपिजेनेटिक लॉस वाली थ्योरी को तब बल मिला जब उन्होंने चूहे की एज को एक्सेलरेट कर दिया। लैब में उनकी टीम ने चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 जुड़वा चूहों को लिया। दोनों की उम्र एक समान थी। अब उनमें से एक चूहे को उन्होंने कुछ दिनों तक रेडिएशन के एक्सपोजर में रखा, लेकिन एक्सपोजर इतना अधिक भी नहीं था कि डीएनए म्यूटेशन हो जाए। केवल इतना था कि उनकी एपिजेनेटिक इन्फॉर्मेशन डिसरप्ट हो जाए। और रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों। जिस चूहे के एपिजेनेटिक डिसऑर्डर को उन्होंने तेजी से बढ़ाया, वो चूहा बहुत तेजी से बूढ़ा होता चला गया। तो इससे ये साबित हो जाता है कि बुढ़ापे की सबसे बड़ी वजह लॉस ऑफ एपिजेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। तो अब बुढ़ापे को रोकने के लिए हमें हमारी एपिजेनेटिक इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित करना होगा। और वो हम कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो सिद्धांत ये कहता है कि सभी जीव अपने जीवन यापन के लिए 2 स्ट्रेटजी अपनाते हैं। जब कंडीशन अच्छी हो, वातावरण अनुकूल हो, जीवों को कोई खतरा ना हो, तब वो अपनी पूरी एनर्जी को ग्रो एंड रिप्रोडक्शन में लगा देते हैं। इसके विपरीत यदि कंडीशन खराब हो, वातावरण प्रतिकूल हो या उनकी जान पर कोई खतरा हो, तो वो अपनी पूरी एनर्जी को डिफेंस और खुद की प्रोटेक्शन में लगा देते हैं। और इसीलिए इवोल्यूशन के समय से ही सभी जीवों में विशेष जीन्स पाए जाते हैं। इन जीन्स को लॉन्जेविटी जीन्स कहते हैं। जब परिस्थितियां अनुकूल हों या जीवों पर कोई खतरा ना हो, तब ये जीन्स निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत यदि परिस्थितियां प्रतिकूल हों या फिर जीवों पर कोई खतरा हो, तो यही जीन्स सक्रिय हो जाते हैं। तो विषम परिस्थिति हमारे लॉन्जेविटी जीन्स को एक्टिवेट कर देती है। फिर ये जीन्स डिफेंसिव प्रोटीन्स या एंजाइम्स का निर्माण करते हैं और ये अन्य अणुओं के साथ मिलकर हमारे एपिजीनोम को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये और भी बहुत काम करते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ अन्य कोशिकांगों की मरम्मत करना, यदि प्रोटीन्स मिसफोल्ड हो जाएं तो उन्हें ठीक करना या कोशिका से बाहर निकालना, टीलोमियर्स यदि घिस जाए तो उनका पुनः आकार बढ़ाना। कुल मिलाकर हमारे बुढ़ापे के इन सभी कारणों का इलाज इन लॉन्जेविटी जीन्स में मौजूद है। ये जीन्स 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सर्टुइन्स। ये जीन्स सेल्स में इंफॉर्मेशन को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि डीएनए रिपेयर, एपिजीनोम को सुरक्षित करना या फिर हमारे टीलोमियर्स को घिसने से बचाना। ऐसे तमाम कार्य इन जीन्स के द्वारा किए जाते हैं। हमारी सेल्स में हाई एनएडी लेवल इन जीन्स को सक्रिय करता है। नंबर 2 पर आते हैं एएमपीके या एएमपी काइनेज। ये जीन्स हमारी सेल्स में एनर्जी को सेंस करते हैं। जब सेल्स में एनर्जी कम पड़ने लगे तो ये जीन्स एनर्जी कंजप्शन को घटाने लग जाते हैं और एटीपी प्रोडक्शन को बढ़ाने लग जाते हैं। बॉडी में ग्लूकोज या ऑक्सीजन की कमी से ये जीन्स सक्रिय होते हैं। अब नंबर 3 पर आते हैं एमटोर। ये जीन्स प्रोटीन को सेंस करते हैं। यदि हम अधिक प्रोटीन्स लेते हैं तो ये जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन ये ग्रोइंग फैक्टर जीन्स होते हैं, इसीलिए ये जीन्स पूरी एनर्जी सेल्स को ग्रो करने में लगा देते हैं, ना कि उन्हें लंबे समय तक बचे रहने में। इसीलिए कम प्रोटीन्स लेने पर ये एमटोर डीएक्टिवेट होते हैं और हमारी सेल्स पूरी एनर्जी को सर्वाइवल में लगाती है। लेकिन डेविड सिंक्लेयर और उनकी टीम ने चूहों पर कई प्रयोग किए और इन्हीं में से एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 2 जुड़वा चूहों को लिया।
दोनों की उम्र 20 महीने थी, हमारी तुलना में लगभग 70 वर्ष। अब इनमें से एक चूहे को उन्होंने 4 सप्ताह तक एनेमेन यानी कि निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड नाम का एक मॉलिक्यूल दिया और फिर इन दोनों चूहों को ट्रेडमिल पर दौड़ाया गया। तो दोस्तों जो रिजल्ट आए वो काफ़ी चौंका देने वाले थे। आपके लेफ्ट साइड पर एनेमेन ट्रीटेड माउस है और राइट साइड पर अनट्रीटेड। आप खुद क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं। जिस चूहे को एनेमेन दिया गया वो नॉर्मल चूहे से 50% तेज दौड़ पाता था। इसके बाद एनेमेन ट्रीटेड चूहे की 2 महीने के जवान चूहे से भी रेस कराई गई। इसमें भी दोस्तों एनेमेन ट्रीटेड बूढ़ा चूहा जवान चूहे से भी आगे निकल गया। इनफैक्ट दोस्तों उनको इस छोटी ट्रेडमिल को ही रिप्रोग्राम करना पड़ा क्योंकि उन्होंने किसी भी चूहे को 3 किलोमीटर से ज़्यादा भागते हुए नहीं देखा था। दोस्तों ये ठीक ऐसा था कि 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की 20 साल के नौजवान युवक के साथ में रेस लगाई जाए और फिर भी वो बूढ़ा रेस में आगे निकल जाए। तो क्या एनेमेन हमें भी चूहों की तरह जवान बना सकता है? दरअसल एनेमेन, एनआर या फिर नाइसिन ऐसे ही अन्य मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में एनएडी लेवल को बढ़ाते हैं और हाई एनएडी लेवल हमारे सर्टुइन्स पाथवे को एक्टिव करता है। मैं आपको लंबी उम्र पाने के लिए एनेमेन जैसे एनएडी बूस्टर्स के उपयोग करने का सुझाव बिल्कुल नहीं देता हूँ क्योंकि इन पर अभी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। तो अभी हम बुढ़ापे को कैसे कम कर सकते हैं? दोस्तों आप इन 6 तरीकों को आजमा कर अपने शरीर को जवान बना सकते हैं। नंबर 1, कैलोरी रेस्ट्रिक्शन यानी कि भूखा रहना, बीच बीच में उपवास करते रहना। नंबर 2, रिस्ट्रिक्ट अमीनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन वाली चीज़ों को कम खाना जैसे कि अंडा, मांस, मछली इत्यादि, क्योंकि ये सब हमारे एमटोर पाथवे को एक्टिवेट कर देते हैं जिससे हम ग्रोथ तो जल्दी हो जाएंगे लेकिन हमारा बुढ़ापा भी उतनी ही तेज़ी से हमारे पास आता जाएगा। नंबर 3, डू सम एक्सरसाइज, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग यानी कि व्यायाम करना, खासकर ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आप पूरी तरह से हाँफने लगे जैसे कि रुक रुक कर बहुत तेजी से दौड़ना। नंबर 4, बी अनकंफर्टेबल कोल्ड यानी कि असहज रूप से ठंडा रहना। या नंबर 5, बी अनकंफर्टेबल हॉट यानी कि गर्म माहौल में रहना। और इन सबसे भी मुख्य है नंबर 6, अवॉइड डीएनए डैमेज यानी कि डीएनए डैमेज को जितना हो सके उतना कम करना ताकि इन सब की हमें कम से कम ज़रूरत पड़े। इसके लिए डायरेक्ट सनलाइट या रेडिएशन से हमारी स्किन को बचाना जैसे कि सनस्क्रीन का यूज़ करना। तो दोस्तों ये सभी तरीके हमारे शरीर को महसूस कराएंगे कि वो विषम परिस्थितियों में है और इससे हमारे लॉन्जेविटी जीन्स एक्टिवेट होंगे जो हमारे शरीर को लंबे समय तक जवान बनाए रखने में मदद करेंगे। तो दोस्तों अब जरा सोचो कि क्या होगा यदि हम हमारे इसी एपिजीनोम को किसी पहले वाले समय पर रीसेट कर दें। क्या इस प्रकार हम दोबारा बुढ़ापे से जवानी में कदम नहीं रख सकते हैं? तो जी हाँ, हम हमारे एपिजीनोम को भी रीसेट कर सकते हैं क्योंकि 2012 में नोबेल प्राइज विनर एक जापानी साइंटिस्ट डॉक्टर शिन्या यामानाका, उन्होंने ऐसे 4 कारकों को खोज निकाला है जिन्हें एक साथ किसी अडल्ट सेल के ऊपर अप्लाई किया जाए तो वो सेल अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में वापस पहुंच सकती है। लेकिन इस जीन थेरेपी को हम हमारे ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा करने पर हमारा शरीर एक विशाल ट्यूमर में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हम कोई ऐसा तरीका ढूंढ सकते हैं कि हमारे एपिजीनोम को हम जितना चाहें उतने समय पर रीसेट कर दें, ना कि कैंसर के एक विशाल ट्यूमर में? तो इसीलिए डेविड सिंक्लेयर और उनकी टीम ने चूहों पर एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बूढ़े चूहे को लिया और उसकी आंख के पीछे रेटिना से उसके ब्रेन तक जो नर्व सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका जाती थी उसको उन्होंने बीच में से कट कर दिया। अब दोस्तों ये नर्व सेल्स या ऐसी ही अन्य स्पेशलाइज्ड सेल्स अपनी जैसी नई कोशिकाओं को नहीं बना सकती हैं, केवल स्टेम सेल्स ही इन्हें बना सकती हैं। और इसीलिए वो बूढ़ा चूहा अब हमेशा के लिए अंधा हो चुका था। अब उनकी टीम ने OSKM इन चारों यामानाका फैक्टर्स में से एक M वाले फैक्टर को छोड़कर बाकी तीनों फैक्टर को एक वायरस में इंजेक्ट किया और फिर इस वायरस को उन्होंने उस कटी हुई नर्व के पास रेटिना में इंजेक्ट किया। और दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया उसने पूरी टीम को हैरान कर दिया। चूहे की नर्व सेल्स दोबारा से ग्रो हो गई थी। आप खुद इस इमेज में क्लियरली देख सकते हैं। ऊपर वाली इमेज तब की है जब चूहे की नर्व सेल को काटा गया था और इसके नीचे वाली इमेज जब की है जब ये दोबारा से ग्रो हो गई। आप खुद वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं। जब चूहा अंधा था तो इन स्क्रीन पर चलती हुई पट्टियों के प्रति उसकी कोई संवेदना नहीं थी, लेकिन जब उसे दिखने लग गया तो वो इन पट्टियों के साथ साथ अपने सिर को भी हिला रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार डेविड सिंक्लेयर ने चूहे की आंख की उम्र को रिवर्स करके दिखाया है। हालांकि शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स की उम्र को एक साथ रिवर्स करना अभी भी लगभग नामुमकिन कार्य है, लेकिन इसे भविष्य में मुमकिन बनाने के लिए इनकी ये रिसर्च एक रोड मैप की तरह कार्य करेगी। तो दोस्तों अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि इतनी सारी रिसर्च करने वाले इस डेविड सिंक्लेयर साइंटिस्ट की एज आपको कितनी लगती है? अभी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो गाइज, यदि आपका आंसर 30 से 40 साल के बीच में है तो आप गलत हैं,
क्योंकि इनकी एज 52 साल से भी अधिक हो चुकी है। फिर इनकी इस जवानी का राज क्या है? तो दोस्तों रहस्य वही है जो मैंने इस वीडियो में पहले बताया है। वीडियो को दोबारा से देखो, क्योंकि जवां रहने के लिए इन सभी तरीकों को ये खुद आजमाते हैं। तो दोस्तों वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपके दोस्तों को इस वीडियो से कोई मदद मिलती हो तो उनके पास इस वीडियो को शेयर करें, या फिर आपको खुद कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आप आगे भी ऐसी नई नई चीज़ों का नॉलेज पा सकें।